सामने जो मौजूद हैं वो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और डॉक्टर हैं। हेल्थ को लेकर चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड के बारे में कहा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समय था जब कहा जाता था बहुत पिछड़ा हुआ है। कुपोषण सबसे अधिक यहाँ पर है, जो शिशु मृत्यु दर यहाँ पर अधिक है। तो सबसे पहले मैं सिकरवार जी आपके पास आना चाहूँगा, कितनी बदली है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के साथ दतिया की तस्वीर? जी धन्यवाद। इनवाइट करने के लिए आपके D24 ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 2018 में हम लोग आए थे यहाँ पे। हेलो एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि सरकारी तो बहुत टाइम से था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं नहीं थी पहले, जो कि मेडिकल कॉलेज आने के बाद में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार आया है वो दतिया की जनता ने भलीभांति देखा है। और जो निरंतर अभी उसमें अपडेशन होते जा रहे हैं वो भी दतिया की जनता उसका लाभ ले रही है। अभी इससे पहले यहाँ पे अगर रात को किसी को, जैसे कि 12 बजे अगर किसी पेशेंट को डिलीवरी कराना है या कोई ऐसी आवश्यकता इमरजेंसी पड़ जाती थी, तो यहाँ पे दतिया में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सुचारू हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज आया, तो ये सरकारी सिस्टम तो एक मजबूत हुआ ही है। इसके साथ 2018 के बाद 2019 में हम लोग आए थे दतिया में, तब से प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एक ट्रेंड दतिया में आया है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। प्राइवेट के नाम पर दतिया में सिर्फ क्लिनिक थे, वो भी बहुत गिने चुने, कोई कंसल्टेंट नहीं मिलता था। कहीं अगर किसी को उंगली भी टूट जाए, अगर वो उसे इमरजेंसी में प्राइवेट में दिखाना है तो उसे झांसी या ग्वालियर ही जाना पड़ता था। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमारा हॉस्पिटल आने के बाद में, या अन्य भी हमारे बाद हॉस्पिटल अभी जो आए हैं, उसके बाद में आप देखेंगे तो निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग प्रगति कर रहे हैं दतिया में, और नई नई चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, मेडिकल कॉलेज भी अब दतिया से अछूता नहीं रहा, कितना बदला है मेडिकल कॉलेज आने के बाद दतिया? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक ऐसा मंच दिया जहां हम अपने विचारों को सामने बैठे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये चैनल का इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो यहाँ हम जो विचार प्रस्तुत करेंगे उनकी पहुँच बड़ी ज़्यादा हो। आपका सवाल मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, और निश्चित रूप से दतिया शहर के लिए, दतिया जिले के लिए मेडिकल कॉलेज एक वरदान के रूप में आया। और उसका महत्व, जैसा कि अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया था, कि जब हमें इस चीज़ खांसी जुकाम का इलाज तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन जब कोई स्वास्थ्य संबंधी विपत्ति आती है उस समय हमें उसका एहसास होता है। तो मेडिकल कॉलेज की महत्ता हमें कोरोना काल के दौरान बड़ी अच्छी समझ में आई, जिस समय एक विषम परिस्थिति से पूरा विश्व लड़ रहा था। और अच्छी बात यह थी कि दतिया के पास उस विषम परिस्थिति लड़ने के लिए मेडिकल के रूप में एक अस्त्र मौजूद था। मेडिकल कॉलेज हमारा जिला अस्पताल के साथ संयुक्त रूप से संचालित है, और जिला अस्पताल प्लस मेडिकल कॉलेज को मिला के 550 से अधिक बेड की संख्या हमारे पास मौजूद है। कोरोना काल के दौरान सरकार के द्वारा हम लोगों को इतना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जब मैं 2005 मेडिकल GRMC का छात्र हूँ, जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ ICU जो था उसमें केवल 2 वेंटिलेटर थे। आज मेडिकल कॉलेज दतिया के पास 40 वेंटिलेटर फंक्शनल कंडीशन में मौजूद हैं, और ये कोरोना काल की ही देन है। कोरोना काल के दौरान ही शासन प्रशासन के द्वारा हमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य जो जीवन रक्षक उपकरण हैं, चाहे वो डिफिब्रिलेटर हो या अन्य चीज़ें हों, मॉड्यूलर OTs, ऑपरेशन थिएटर्स, HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ऑक्सीजन केयर यूनिट, ऑक्सीजन का जो प्लांट है, 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं दतिया में मौजूद हैं, जो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के परिसर में मौजूद हैं। तो इतने अधिक जीवन रक्षक उपकरण जब शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए, तो उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि कोरोना काल के दौरान दतिया के लोगों को तो उसका लाभ मिला ही, लेकिन दतिया और आसपास के लोगों को उसका लाभ मिला, और सैकड़ों जीवनों को वहाँ पर बचाया गया। ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि मेडिकल कॉलेज के आने से दतिया को जो पहचान मिली और दतिया की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसमें जो परिवर्तन आया। सिकरवार जी, हम बात करें, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये भरोसे का एक क्षेत्र है, विश्वास का क्षेत्र है। डॉक्टर और मरीज के परिजन, उनके बीच एक भरोसा होता है। जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसे भरोसा रहता है कि डॉक्टर जो है भगवान के रूप में है, भगवान मान लिया जाता है, वही बचाएंगे। ये जो डॉक्टर्स या कहें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मरीज या मरीज के परिजनों के बीच रिलेशन है, कई बार देखने आते हैं कि इसमें खटाई देखने को मिलती है। ये खटाई कहाँ से आती है और इसकी भरपाई कैसे होगी?
जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। जब हम ऐसी फील्ड में हैं कि जहाँ हर समय क्या हर मरीज के साथ मरीज की अटेंडरों की अपेक्षाएं कुछ और होती हैं ना, बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार मरीज के अटेंडर आते हैं तो कोई फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो उन्हें सर्विस तो चाहिए बट इशू फाइनेंशियली भी हो सकता है। कई बार सर्विस रिलेटेड इशू भी होते हैं। तो समस्याएं तो निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन उसमें सामंजस्य बैठाने में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से बैठा भी रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज अच्छी ग्रोथ के साथ में यहाँ पे अपने ग्रुप को और प्रगति की तरफ लेके जा रहे हैं। ये भरोसा जो है कायम रहना बहुत जरूरी है। भरोसा इसके लिए तो क्या अच्छी करना सर्विस होगा? से ही, दोनों ही हैंडल, चाहे हम हॉस्पिटल की ओर से बात करें या फिर मरीज के परिजनों की ओर से बात करें। भरोसे के लिए अल्टीमेटली आपको सर्विस ही देनी पड़ती है। चाहे कितना भी पेशेंट के अटेंडर पैनिक करें या कोई भी पैनिक करे, लेकिन जब उसका मरीज उसे स्वस्थ दिखता है, उसे लगता है कि मैं एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अपने पेशेंट को लेके आया, और जब उसका मरीज स्वस्थ होकर जाता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं अच्छे डॉक्टर के पास आया, अच्छे अस्पताल में आया, जो भी गिले शिकवे होते हैं वो जब उसका मरीज उसे उसके सामने स्वस्थ दिखता है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, और उसको हम लोग अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ये लोग उनको एक और आपसे सवाल रहेगा मेरा कि जो कोरोना कॉल आया तो उसके बाद सब डॉक्टर हो गए हैं। डॉक्टर हो गए यानी गूगल बाबा उन्होंने सर्च किया कि फला जो बीमारी है तो कौन सी दवाई ले ली जाए। कई मेडिकल ऐसे भी हैं जो कि मेडिकल से डॉक्टर पास जाने के बजाय मेडिकल से दवाई परचेज करने लगे हैं। और चूंकि कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां बनी कि अस्पताल फुल थे तो लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लेकिन अभी वो बहुतायत में हो गया। सिर दर्द किया तो खुद ही ने जाके टेबलेट ले ली। ये डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल केमिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया है। तो ये क्या ये घातक है या हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास आना जरूरी है? ये निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा घातक है। ये प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई है कि अभी कोई भी जिसने 2 दिन काम किया, भले वो नॉन मेडिको ही क्यों ना हो, मैं भी संचालक हूँ बट मैं नॉन मेडिको हूँ, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मेरे पास भी अगर कोई आता है तो मैं भी उनको सलाह यही देता हूँ कि मुझे भले ही उस चीज़ की जानकारी, उस विषय की जानकारी, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, है ना। मैं उसका पूर्ण रूप से उसको सलाह जो वो उसे चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए वो नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई सपोज आप वो करिए कि अगर कोई ऑर्थो का पेशेंट है तो अगर ऑर्थो के डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, तो उनके पास ही भेजना चाहिए और बिना उनकी सलाह के कुछ भी उसमें ट्रीटमेंट आगे नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर कोई पेशेंट कुछ भी एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले रहा है तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो उसे नहीं मालूम। उसे इफेक्ट तो मालूम है कि मैं पैरासीटामोल लूंगा मेरा बुखार उतर जाएगा, लेकिन उसके साथ उसकी और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें उसके साइड इफेक्ट होंगे वो उसे नहीं मालूम। तो उसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। इस सवाल को मैं भी थोड़ा सा देना चाहूँगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम एक उदाहरण से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे आजकल कई गेम्स आए हैं, 3D गेम्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनमें बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। उसका सारा उन्हें साइमुलेटर भी बोल सकते हैं। जैसे हवाई जहाज की जो उड़ाने की ट्रेनिंग पायलट जिनको लेते हैं उन्हें बोलते हैं साइमुलेटर्स। तो साइमुलेटर्स होते हैं, उन पर बैठ के आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हवाई जहाज के अंदर का या कार के अंदर का एक एक चीज, ये ब्रेक है, ये क्लच है, इसको इतनी स्पीड में दबाया तो ऐसे गाड़ी बड़ी भूं निकल गई, हवाई जहाज को उड़ाया, स्टीयरिंग को खींच दिया, ऊपर उड़ गए, दबा दिया, नीचे आ गए। खूब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपको खूब अच्छी सी जानकारी है कि इस स्टीयरिंग को ऐसे खींचने से ऐसे जाएगा, ऐसे खींचने से ऐसे जाएगा। लेकिन साइमुलेटर के बाद आप हवाई जहाज उड़ाने निकलेंगे तो जितनी दुर्घटना की संभावना रहेगी ठीक उतनी ही दुर्घटना की संभावना ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से होती। क्योंकि देखिए, चिकित्सक अपने उसी दवा के कभी डोज कम करना, कभी डोज ज्यादा करना, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, उससे बचने के लिए साथ में हमें कौन सी दवा देनी है, वो तमाम चीजों का एनालिसिस करने के साथ आपको पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए दवा का एक परामर्श देते हैं कि भाई आपको ये लेना है। जब आप केवल ये सोचने की कोशिश करते हैं कि भैया अच्छा ठीक है, इस दवा को लेने से ये हो जाएगा, इसको एंटीबायोटिक ले लिया, ये ले लिया, तो उसमें कई ऐसे अनजान खतरे रहते हैं जिनसे आप चाहे गूगल करें या आप रोज जिसे लेते हुए देख रहे हो उसके साथ नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात करता हूं, एक दवा होती है सल्फासेलाजाइन, आपको नहीं आएगी, लेकिन उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि वो G6PD डेफिशिएंसी वाले मरीज में हीमोलिसिस करवाती है, यानी कि खून की जो कणिकाएं उनको मार देती है। अब एक भाई साहब ने उस दवा को लिया, वो बढ़िया भले चंगे हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको जो परेशानी था, दर्द था, सूजन थी, सब चली गई।
लेकिन एक आदमी जो है जिसके अंदर G6PD डेफिशिएंसी है, उसने वो दवा को लिया तो पता चला अंदर खून लाइसिस होने लगा, काली पेशाब उतरने लगी और एकदम से मरीज जो है सीधा सीधा उसमें पहुंच गया। तो आपने कहा कि भाई उनको दी थी, 4 लोगों को दी थी, 4 लोगों को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो गया? उन्हें इसलिए हो गया क्योंकि ये समझने के लिए कि G6PD डेफिशिएंसी में ये दवा नहीं देनी, उसके लिए चिकित्सक की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आप एक्सपर्ट से समझ रहे थे कि आखिरकार हर बीमारी में और हर दवा नहीं ली जाती, डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। चर्चा में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।